हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपने वीडियो की शुरुआत एक शेर के साथ करता हूँ। तो चलिए हम शेर के साथ शुरुआत करते हैं। नजर, नमाज, नजरिया, सब कुछ बदल गया। एक रोज मुझे किताबों से इश्क हुआ और मेरा खुदा बदल गया। मैं भी आप लोगों से चाहता हूँ कि किताबों से इश्क करो, ये धोखा नहीं देती हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। इन द वर्ल्ड वर्ड्स ऑफ जूल्स वन एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। ठीक है, उनके द्वारा जो वर्ड्स हैं उनकी बात बताते हैं। उनका एक नोवेलिस्ट की सीरीज है जिसका नाम है वॉयज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज। ठीक है, उसमें ये सारी उन्होंने लिखा है नॉवेल्स, पर उनमें से जो ओशियंस वगैरह के बारे में उन्होंने जो डेप्थ में बताया है, वो उनकी बुक का नाम है 20,000 लीग्स अंडर द सी। ठीक है, उसमें ओशन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, तो ये वहीं से कहीं ना कहीं लिए गए हैं। द ओशन इज एवरीथिंग, उन्होंने बताया कि ओशन ही हर एक चीज है। 10, अगर पृथ्वी पे 10 भाग है तो उसमें से 7 भाग पे क्या मौजूद है, ओशन मौजूद है। यानी कि इंडिया वर्ल्ड में अगर अर्थ पे 10th भाग करो तो 7 भाग पे, यानी कि 7 पार्ट्स पे क्या निकलेंगे, ओशंस निकलेंगे। ठीक है, द इट्स ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्दी, और वहां की जो हवा सांस वगैरह जो बहुत ज्यादा हेल्दी है, प्योर है। ये एक बहुत बड़े डेजर्ट की तरीके से लुक करता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये एक नेचुरल रिजर्वर है, जो बहुत बड़ा रिजर्वर है। रिजर्वर मतलब जहां पे कुछ चीजें इकट्ठा करते हैं, जैसे जनरली पानी वगैरह, तो उसे क्या बोलेंगे, रिजर्वर बोलेंगे। तो सबसे बड़ा रिजर्वर है, नेचर के द्वारा बनाया गया। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर पे आ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि अर्थ पर जितना भी पानी मौजूद है उन सबको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। जितनी भी वाटर की लेयर अर्थ पे मौजूद है उस सबको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। द वाटर ऑफ ओशन एंड सी, ओशियंस एंड सीज इज in large proportion and is salty which is not suitable for the consumption by land animals including humans। और वो ये बताते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पे पानी मौजूद है वो ओशियन में और सीज में, वो किसके रूप में, सॉल्टी वाटर के रूप में। ना तो उसे ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, ना ही एनिमल। अगर हम ऐसा करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा, हमें बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगी। हम कंज्यूम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं सी वाटर को या ओशन वाटर को। फ्रेश वाटर विच इज स्मॉलर इन प्रोपोर्शन, हमारे वो यहाँ पे स्मॉलर प्रोपोर्शन में फ्रेश वाटर अवेलेबल है। और वो भी किस फॉर्म में, एक ग्लेशियर की फॉर्म में है, रिवर्स की फॉर्म में है, लेक्स की फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में है। उसके अलावा अंडरग्राउंड, यानी कि जो धरती के नीचे जो पानी मौजूद है उसमें, जैसे हम सबमर्सिबल से चला के करते हैं तो उसे अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हर दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है तो दूसरे हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है। ठीक है, वाटर ज्यादा है। अबाउट 80% ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, 80% जो सदर्न हेमिस्फीयर है किससे कवर करता है, वाटर से। और जो 20% बचा हुआ है वो किस क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड है। अब उसके बाद अबाउट 40% ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर इज कवर्ड विद वाटर। अब 40% जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में वाटर मौजूद है, ठीक है, और बाकी का जो 60% बचा हुआ है वो क्या है, वहां पे लैंड है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से। When seen from outer space, the Earth appear mostly blue। अगर हम इसे आउटर स्पेस से देखेंगे तो अर्थ जो है वो ब्लू दिखाई देती है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? तो नहीं सोचा है, तो अब हम उसका जवाब देते हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसका जवाब है कि हमारे पृथ्वी पर 3/4 जो है वो वाटर है। यानी कि पृथ्वी को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ऐसे 4 हिस्सों में, तो 3 हिस्सों में तो ये 1 2 और ये 3 हिस्सों में क्या निकलेगा, पानी होगा। तो इसीलिए अगर इसे ऊपर से देखेंगे तो ये ब्लू ब्लू नजर आता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए अभी हम पढ़ेंगे क्यों। ये इमेज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वरुण द वैदिक गॉड ऑफ स्काई एंड वाटर। वरुण देव जो है हमारे जो पुरानी हिंदू धर्मों में, जो पुराने एंशियंट टाइम में वरुण जो देवता है उन्हें स्काई और वाटर का देवता माना जाता था। अभी भी माना जाता है, ऐसा नहीं है। वरुण देव को गॉड और स्काई का देवता माना जाता है। अब ये देखिएगा आप बहुत गौर से, ये एक आपको दिखाई देगा इमेज। ठीक है, ये इमेज जो है ये इंडियन नेवी का एक लोगो है, वो है। अब याद रखिएगा, ये जो है ऊपर आप देख रहे हो ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है, उसके नीचे ही ये ग्रीन पार्ट से मैं कर रहा हूं, ये आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके नीचे ही अगर हम आएंगे तो ये देखिएगा, ये एंकर है जो शिप को रोकने के काम आता है, तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की पहचान को दिखाता है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये है, ये जो मोटो है वो ये इंपॉर्टेंट है। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन मोटो। ये जो एम्बलम है इंडियन नेवी का, इसके साथ साथ जो ऊपर एम्बलम है उसके बाद ये है, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इनका जो मोटो है। मोटो में क्या है, शम नो वरुण। ठीक है, इसका जो ये है, इसका ये बोलते हैं शम नो वरुण।
इसका मतलब होता है बी ऑस्पियस टू अस, ओ वरुण, हे वरुण देवता हम पर कृपा करें। ठीक है, ऐसा बोला जाता है इसको। कृपा क्यों करें, देखिएगा, क्योंकि जो वरुण देवता जो है वो पानी के देवता है, यानी कि जल को वो कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है पानी का मतलब वरुण देव को इसीलिए पूजा जाता है। और इंडियन नेवी में इसीलिए इसे अपनाया है। तो अगर ये अपनाया है तो वैसे भी इंडियन नेवी जो है वो हमारे देश के लिए बहुत काम करती है, हमारी कोस्ट लाइन्स को जो है प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो एक सैल्यूट तो इंडियन नेवी के नाम बनता ही बनता है। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने अगले उसकी तरफ। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी सीन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड द ओशन। अगर आप ग्लोब पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाटर बॉडीज देखेंगे तो उसका नाम क्या है, ओशियन है। अब ओशियन और सी क्या होता है, देखिए कि जनरली जो ओशियन होता है वो लैंड से नहीं घिरा हुआ होता है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ओशियन ओशियन से कनेक्ट होते हैं। अब सी आते हैं, सी जो है वो ओशियन का स्मॉलर वर्जन ही है। बस इसमें एक खूबियत है कि ये एक या दो तरफ से तो किससे घिरा होगा, समुद्र से घिरा ही घिरा होगा, और बाकी का जो पार्ट होगा वो कहां पे होगा, ओशियन में होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जो सी है वो एक या दो तरफ से लैंड से घिरा ही घिरा होगा, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो ओशियन से उसका होगा। बे इज अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द ओशियन वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड, और इट इज अ ब्रॉडर इनलेट ऑफ सी वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड। अब बे क्या होता है, देखिएगा, बे जो है वो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, लैंड से घिरा हुआ होता है। इसमें एक खूबियत होती है, इसकी जो माउथ होता है वो काफी चौड़ा होता है, और ये शैलो होता है, मतलब ये ज्यादा डीप नहीं होता है, गहरा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं गल्फ की। गल्फ इज अ नैरो इनलेट ऑफ सी वाटर विच इज सराउंडेड बाय द लैंड इन थ्री साइड्स। गल्फ भी तीन तरीके से किससे घिरा रहता है, लैंड से घिरा रहता है। और इसका जो होता है, जो माउथ सा होता है वो बहुत ज्यादा नैरो होता है, यानी कि सक्रिय होता है, और ये बे के मुकाबले ज्यादा क्या होता है, गहरा होता है। बस यही डिफरेंस है। ऑल ओशन आर कनेक्टेड विद ईच अदर, याद रखिएगा हर एक ओशन जो है वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब इस इमेज के तरीके से समझते हैं, देखिएगा, ये बे है एक, ये बे ऑफ बंगाल का मैंने इमेज लिया, पर बे बताना चाहता हूं। बे है ये तीन तरफ, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आप देख रहे होंगे, तीन तरफ लैंड से घिरा हुआ है, और बाकी का हिस्सा इसका क्या है, सी में। अब याद रखिएगा इसका, देखिएगा ये चौड़ाई कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा चौड़ाई है, ये डीप कम होता है, गल्फ के मुकाबले ये शैलो होता है। अब आ जाते हैं इसमें गल्फ, ये जो गल्फ है ये गल्फ ऑफ खंभात का एग्जांपल है, गुजरात में सिचुएटेड है ये गल्फ। देखिएगा ये भी तीन तरीके से, तीन तरफ से, एक दो तीन, तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, और ये देखिएगा सक्रिय, यानी कि बहुत पतला है इसका माउथ, और ये ज्यादा डीप है किसके मुकाबले, बे के मुकाबले। बस यही डिफरेंस होता है, बे जो होता है वो बड़ा चौड़ा उसका मुंह सा होता है और बहुत कम गहरा होता है, गल्फ जो होता है वो नैरो उसका माउथ होता है, और उसके अलावा ये ज्यादा डीप होता है। बस यही इसमें ज्यादा डिफरेंस है, यही एक डिफरेंस है। अब आ जाते हैं फाइव ओशन की बात करते हैं। साइज के हिसाब से कौन कौन से ओशन बड़े हैं, देखिएगा पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। पैसिफिक ओशन अगर इधर से नॉर्थ अमेरिका से ऐसे घूम करके पृथ्वी के पीछे से आता है तो यहाँ पे आकर इधर की तरफ से मिल जाता है, तो इसीलिए ये क्या है, सबसे बड़ा ओशियन है, समझ गए आप। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली बार अगले उस पे। उसके बाद जो आता है वो कौन सा आता है हमारे पास, पैसिफिक के बाद अटलांटिक ओशन आता है, ये रहा अटलांटिक ओशन। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीचों बीच है, ये जनरली एस शेप के में होता है, ऐसे अगर आप देखेंगे तो एस शेप हो रहा है ये सब, ये ऐसे एस शेप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो थर्ड ओशन है वो है हमारा इंडियन ओशन। याद रखिएगा इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन भी है और थर्ड स्मॉलेस्ट ओशन भी है। उसके बाद आ जाते हैं हम सदर्न ओशन पे। ठीक है, सदर्न ओशन हमारा फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है। उसके बाद फिफ्थ जो है वो आर्टिक ओशन है, आर्टिक जो ओशन है वो क्या है, फिफ्थ हमारा लार्जेस्ट ओशन है, आर्टिक ओशन। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, द पैसिफिक हाफ ऑफ द अटलांटिक ओशन लाई इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब याद रखिएगा जो पैसिफिक ओशन है उसका हाफ जो पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, पैसिफिक और अटलांटिक का नदर्न हेमिस्फीयर में। देखिएगा ये जो है, ये इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो यहाँ पे लाई करता है, अटलांटिक का भी ज्यादातर हिस्सा जो है वो कहाँ पे लाई करता है, इस जगह लाई करता है। हाफ ऑफ द अटलांटिक एंड सदर्न ओशन लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आधा जो अटलांटिक ओशन है ये वाला, ये अटलांटिक ओशन ये सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो एंटार्क्टिका के पास है ये सदर्न ओशन, इसे एंटार्क्टिक ओशन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑल ओशन आर इंटरकनेक्टेड, जैसा मैंने बताया कि सारे ओशन जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशन का जो वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से मूव करता रहता है। फैक्ट्स अबाउट ओशन, ओशन के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं कि ओशन जो है उसके कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशन है, हमने बताया, ये बहुत अच्छी बात है। ये इट्स कवर टू वन थर्ड ऑफ द अर्थ, ये इसने एक तिहाई अर्थ को कवर कर रखा है। कैसे कर रखा है वो देखा हमने, जाना था कि नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका से सॉरी होते हुए ऐसे वो एशिया की तरफ आता है, तो पूरा जो पीछे का हिस्सा है वो सारा का सारा कवर कर रखा है उसने अर्थ का। इट ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और हमने देखा भी था ये सर्कल की शेप में इस तरीके से है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट दैट सराउंड आर द एशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और जो इससे लगे हुए कॉन्टिनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, देखिएगा एशिया है, उसके बाद क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया, और ये बीच में क्या है, पैसिफिक ओशन है। ये चार कॉन्टिनेंट्स है जो इसके साथ लगे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। अटलांटिक ओशन जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, और ये जनरली एस शेप में, देखिएगा आप देख रहे हैं
ये एस शेप फॉर्म करता है। इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, और उसके अलावा यूरोप जो है उसके किस में है, ईस्टर्न साइड है, देखिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमने पहले भी जाना है, ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट तरफ अटलांटिक ओशन के, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, ईस्ट तरफ अफ्रीका और यूरोप है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड लार्जेस्ट ओशन की तरफ, जिसका नाम इंडियन ओशन है। ये एक पहला ऐसा ओशन है जिसका किसी कंट्री के नाम पे नाम पड़ा है, जो हमारी प्यारी भारत यानी इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा है, इसलिए इसे बोलते हैं इंडियन ओशन। ये ट्राइंगुलर शेप में है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, ये एक ऐसे जो है ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द 3 कॉन्टिनेंट, और इसके आसपास जो है वो 3 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है अब हम जानते हैं, देखिएगा, पहला जो है वो है अपना एशिया, ये रहा एशिया। उसके बाद हम आ जाते हैं अफ्रीका में, वेस्ट में अफ्रीका है। उसके बाद ईस्ट में क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर से इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन ओशन के 2 पार्ट है, यहाँ पे हमारे इंडिया के इधर की तरफ, बॉम्बे की तरफ अरेबियन सी, और बंगाल की तरफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बोलते हैं। द सदर्न एंड एंटार्क्टिक ओशन, जो हमारा सदर्न ओशन है उसे हम एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के आसपास सराउंडेड है, इसीलिए इसे सदर्न ओशन और एंटार्क्टिक ओशन भी बोला जाता है। आर्टिक ओशन जो है, आर्टिक ओशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ पोल से ही घिरा हुआ है हमेशा के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सप्लोर मैरीन लाइफ। सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशन एंड सस्टेन अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैरीन लाइफ। सी का जो वाटर है वो हमेशा फ्लो करता रहता है एक ओशन से दूसरे ओशन में, इसी के वजह से जो डाइवर्सिटी है मैरीन लाइफ की वो रह पाती है, यानी सस्टेन कर पाती है। सो द लाइफ फाउंड इन ओशन एंड सी इज कॉल्ड मैरीन लाइफ, और जो भी लाइफ यानी लिविंग बींग्स जो भी ओशन में और सी में मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, मैरीन लाइफ बोलेंगे। मैरीन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस। बहुत सारे प्लांट की वैरायटी और एनिमल्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ओशंस में देखने को मिलते हैं। द मैरीन फ्लोरा, याद रखिएगा, फ्लोरा जो होता है किसी भी प्लांट की लाइफ पर्टिकुलर किसी रीजन में या किसी टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, प्लांट की स्पीसीज जो है, ठीक है। प्लांट की जो लाइफ है किसी पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में हो तो उसे फ्लोरा बोलते हैं। तो इसमें इंक्लूडेड टाइनी टीनी प्लांट्स जैसे कि एल्गी, और उसके अलावा अलग अलग सी वीड्स जो हो गए वो। मैरीन फोना, मैरीन फोना मतलब जीव जो होते हैं वो, जो एक पर्टिकुलर एनिमल की लाइफ जो किसी पर्टिकुलर रीजन में या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैरीन फोना बोलते हैं। जैसे कि कलरफुल फिशेस, डॉल्फिन, वेल्स, शार्क्स, ठीक है, ये सारी की सारी। ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ओशन एंड ब्लेसिंग। हमने देखा होगा ओशन ब्लेसिंग भी देता है और उसके साथ साथ रौद्र रूप भी ले लेता है। विदाउट ओशन देयर वुड बी नो रेनफॉल, अगर हमारे यहाँ पे ओशन नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे बारिश भी नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो हम उसका फिनोमेना जानते हैं, देखिएगा, जब ओशन नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स भी निर्माण नहीं करेंगे, जब क्लाउड्स निर्माण नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और उस कंट्री के लिए तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती है जिसका एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड रहता है। जैसे हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड रहता है, तो इसलिए अगर सी नहीं होते तो रेनफॉल भी नहीं होती, क्योंकि इवेपोरेशन ना होता तो क्लाउड्स ना बनते तो रेनफॉल भी नहीं होती। ये फिर ड्रायर का रीजन होता। मोर देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियन फ्लोरा। अब याद रखिएगा, आधी जितनी भी हम वर्ल्ड में पृथ्वी पे जितना भी ऑक्सीजन है उसमें से आधा जो है वो मैरीन फ्लोरा यानी कि जो पौधे हैं, प्लांट्स जो है मैरीन के, वो प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं द प्लेनेट लंग्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द प्लेनेट लंग्स। अब देखिएगा हमारे यहाँ पे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैरीन लाइफ, और हम इसे बर्बाद, मैरीन जो फ्लोरा है वो कितने इंपॉर्टेंट है, इसे हम बर्बाद करते जा रहे हैं, यानी कि हम इसमें कचरा फेंकते हैं, इसे पॉल्यूटेड करते हैं, तो इससे ये सब चीजें क्या है, नुकसान होती है। ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करती है, हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं। फ्रॉम द अर्ली टाइम पीपल हैव यूज्ड ओशन एंड द सी टू माइग्रेट फ्रॉम द अदर रीजन। इससे पहले जैसे आपने देखा होगा, लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे वास्को डी गामा इंडिया आए तो वो सी रूट से आए थे, तो इसलिए भी सी का यूज किया जाता था। वो मिलिट्री कोई कैंपेन करना है तो भी यूज किया जाता था, गुड्स का ट्रेड करना है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाने हैं, भेजने हैं, तो भी यूज किया करते थे हम इसका। ओशियन हैव आल्सो नरिश्ड द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ओशियन जो है उनका एक अलग ही कल्चर टाइप का होता है, जो कोस्टल रीजन में रहते हैं वो उनका अलग अलग कल्चर होता है, वो ओशियन की वजह से होता है। कहीं ना कहीं उनके जैसे कि टेल्स है, यानी कुछ कहानियां वगैरह हैं, वो सब उससे है रिलेटेड है। कहीं कई बार मॉन्स्टर के रूप में ओशियन को दर्शाया जाता है, कहीं ब्लेसिंग देते हुए वो करा जाता है, तो ये सारा का सारा वहां पे रहता है कोस्टल एरियाज पे।
अब याद रखिएगा कि 8 जून को, हर 8 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है वर्ल्ड ओशियन डे मनाने का, आप इसे जानते हैं। इट वाज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन। याद रखिएगा ये किसने बोला है, यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि 8 जून को हम क्या मनाएंगे, वर्ल्ड ओशियन डे मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ओशियन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे हमने देखा कि हाफ ऑफ द जो ऑक्सीजन है वो कहां से निकलती है, मैरीन फ्लोरा से निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये मेजर सोर्स ऑफ फूड भी है, मेडिसिन भी है, ठीक है। उसके अलावा इट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बायोस्फीयर का क्रिटिकल पार्ट है। व्हाट कॉजेज ओशन पॉल्यूशन, क्या कारण है जो ओशन जो है हमारा पॉल्यूशन पॉल्यूटेड होता जा रहा है। द मेजर कॉजेज ऑफ ओशन पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। हम मानव ही हैं जो पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं। जैसे हम प्लास्टिक बॉटल का यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल डिकम्पोज होने में कई साल तक लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, आपने एक पानी की बोतल ली, उसे नदी में फेंक दिया, नदी जाकर के समुद्र से मिली, समुद्र जाकर ओशन से मिला, फिर वो घूम के ओशन उसे बैक करेगा, फिर वो सी में आएगी, सी के आगे फिर वो आपके बीचेस पे चली जाएगी। अब आप जहां पे देखते होंगे कहीं भी बीचेस, जैसे बॉम्बे वगैरह गए, आप जाके देखते होंगे कि वहां पे वो बहुत ज्यादा गंदा है या बहुत ज्यादा गंदगी है। तो उस सब का कारण हम ह्यूमन ही हैं, जिन्होंने वो सारे के सारे गंद हमने कहीं ना कहीं रिवर वगैरह में फेंके, वो कहीं ना कहीं हमें आएगा। देखिए नेचर का एक बहुत अच्छा सा रूप है, आप जो नेचर को देखे वो वापस आपको करेगा ही करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, ये हमारे लिए भी और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो आशा करता हूँ हम जरूर इस मुहिम में शामिल हों। वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी ईयर, डिस्ट्रॉइंग मैरीन लाइफ, ठीक है। इससे आपने देखा होगा कछुए जो हैं वो भी बेचारे खा जाते हैं प्लास्टिक, कभी कभी वो उसमें लिपट जाते हैं, कभी कभी फिशेस जो हैं वो उसमें फंस जाती हैं। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से हम खेल ही रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है, सबका अपना एक जीवन होता है, उन्हें वो तो जी लेना चाहिए। एज अ रिजल्ट द मैरीन एनवायरमेंट इज अंडर ग्रेट थ्रेट, ठीक है। अब जो हमने ह्यूमन एक्टिविटी है उसके कारण क्या है, जो मैरीन एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। अब वो खतरे से भी हम ही बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमने ही उसे नुकसान पहुंचाया तो हम ही उसे बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हम पॉसिबल है। हम नहीं प्लास्टिक का यूज करेंगे, हम कभी कहीं पे भी जाएंगे, अगर हम कहीं सब्जी लेने गए तो हम अपने घर से थैला लेके जाएंगे, हम भैया को बोलेंगे भैया नहीं हमें प्लास्टिक ना दीजिए, हम हमारे बैग लाए हैं, हम अपने बैग में हमारे बैग में भर दीजिए, हमें प्लास्टिक की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए जो प्लास्टिक आप लोग लेते हैं उसे बहुत ज्यादा कम करिएगा। अब जैसे सबसे बड़ा दूध का एग्जांपल, दूध हम लेते हैं उसका छोटा सा हिस्सा काट देते हैं ऊपर से, तो वो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसे रिसाइकल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि वो ऐसा काटेंगे ताकि वो छोटा हिस्सा ना रहे, बीच में से कैंची ले और इसे इस तरीके से काट दे ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। ओवर फिशिंग, हम अत्यधिक जो है वो फिश जो हम उससे निकाल रहे हैं वो भी मैरिन लाइफ को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, खराब कर रही है। तो आशा करता हूँ हम मिलकर के समझेंगे, हमारा ये पृथ्वी है, हमने ये पृथ्वी हमारी बनाई हुई, हमें ही गॉड ने गिफ्ट करी हुई पृथ्वी है, तो हम उसे ऐसे तो बर्बाद नहीं होने देंगे। ये तो हमारा फर्ज बनता है कि नेचर ने जो हमें दिया है, जिस तरीके से नेचर ने हमें दिया था, हम उस तरीके से नेचर को वापस भी करें। इफ देयर इज such abundant of water on the planet, why there is water scarcity और water crisis। जब इतना सारा पानी हमारे यहाँ पे मौजूद है तो वाटर की किल्लत क्यों होती है? देखिए उसका कारण क्या है कि जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, वो हमारे पीने लायक नहीं है, और जो वाटर हमारे लिए अवेलेबल है वो 0.03% ही अवेलेबल है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो वाटर का प्रोपोर्शन है वो 0.03% ही है, ह्यूमन के यूज के लिए है। इसीलिए हमें वाटर की शॉर्टेज से देखना पड़ता है। कैसे रोक सकते हैं हम वाटर की शॉर्टेज को? देखिएगा उसका सिंपल सा है, जब हम ब्रश करते हैं तो जब हम ब्रश करें तो जब यूज होता है पानी तभी करें, नहीं तो नलके को बंद कर दें। जितना पानी की जरूरत है, जैसे हमने बाल्टी ली तो बाल्टी में हम नलका खुला छोड़ देते हैं, नलका खुला ना छोड़े, जब बाल्टी भर जाए तो उसे बंद कर दें। कम से कम हम यूज करें, जैसे हमें गाड़ी धोनी है तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज कर सकते हैं अपनी गाड़ी धोने के लिए। ये छोटे छोटे से स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत बचा सकते हैं। कहीं पे जैसे टैप जो होती है वो खुली छोड़ देते हैं हम, तो वो है। कहीं पे किसी के घर की टैप जो है वो लीक हो रही है, तो वो भी ये सारा का सारा कारण है, जो पानी जो हम फ्रेश वाटर है बहुत कम मिल पा रहा है, वाटर स्कैर्सिटी है, और ये सारा का सारा रीजन है। डू ओशियन कॉजेज डिजास्टर? यस। क्या ओशियन डिजास्टर लाता है? बिल्कुल। सुनामी जो आती है वो इसी से ले आती है। जो आपने टाइफून्स देखे होंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है। ये स्ट्रॉम्स को, आंधी तूफानों को राइज करने में मदद करता है। अब आ जाते हैं हम इसके बारे में, सुनामी के बारे में। देखिएगा सुनामी जो है वो हमेशा कहां से ओरिजिनेट होगी? ओशियन में ओरिजिनेट होगी, ठीक है। ओरिजिनेट कहां से होती है? ओशियन से होती है। It is a huge and powerful wave generally caused by the strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the earth। ये जनरली कब आता है? जब अर्थक्वेक आती है या वॉल्केनिक इरेप्शन होता है ओशियन के अंदर से, तब ये जनरेट होती है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, हजारों किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। कहीं कहीं बार तो कुछ कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाते हैं, इसके अंदर भी डूब जाते हैं, अभी हम बात करेंगे उसकी। इट कैन बी डिटेक्टेड बिफोर इट हिट अ कोस्ट, ठीक है। इसे पहले भी अब डिटेक्ट कर लिया जाता है कि सुनामी आए उससे पहले ही हमें पता लग जाता है।
सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी, ठीक है, इंडियन ओशन में। ये जो अर्थक्वेक आया था वो इंडोनेशिया में आया था, ठीक है। ये सुनामी जो जनरेट हुई थी अर्थक्वेक की वजह से हुई थी। जो अर्थक्वेक आया था वो कहां पे आया था? इंडोनेशिया में आया था। इट अफेक्टेड इंडिया एंड अनदर 13 कंट्री। ये जो था इसमें इंडिया के अलावा 13 जो कंट्री थी वो इफेक्ट हुई थी, जो इंडियन ओशन के आसपास की थी। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। बहुत दुखद घटना है ये। In India, Andaman and Nicobar Island and the coastal of the Tamil Nadu and Kerala was severely affected and suffered much damage as loss of life। और हमारे इंडिया पे जो सबसे ज्यादा असर हुआ था वो अंडमान एंड निकोबार पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद कोस्टल एरियाज जो थे, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज जो थे, ठीक है, और उसके अलावा केरला के जो थे उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। अर्ली वार्निंग सिस्टम लाइक इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट लिव एंड प्रॉपर्टी। फिर कुछ देश आए और उन सबने एक इंडियन ओशन के जितने आसपास के देश थे उन सबने एक इसने वार्निंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। ये सुनामी आने से पहले ही क्या करता है? पता लगा लेता है। इट इंडिया हैज इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और उसके बाद से इंडिया के पास अपनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कभी भी डिजास्टर आए तो वहां पे वो रिलीफ कैंप लगाती है, लोगों को बचाती है। इन सब के लिए अपनी है। कॉन्टिनेंट, उसके बाद आते हैं कॉन्टिनेंट द लिथोस्फीयर अ लार्जर बॉडी। चलिए उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, इससे बढ़ने से पहले देखिएगा। हमने जाना है कि कुछ जो है वो सबमर्ज हो गए थे 2004 की उसमें। तो हम जानते हैं वो कौन था जो कौन सा एरिया से जो सबमर्ज हो गए थे। देखिए, हमने अंडमान एंड निकोबार के बारे में बहुत अच्छे से सुना है। यहाँ पे एक ऐसे इंडिया का जगह है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है। यहाँ पे पड़ता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। क्या है? ग्रेट निकोबार। इस जगह ये जो ग्रेट निकोबार है ना, यहीं पे एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्या है? इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें सबमर्ज हो चुका है। अब मेरा क्वेश्चन है, इसे इंदिरा पॉइंट ही क्यों बोलते हैं? इसका क्या पहले कोई और नाम था? हाँ, तो इसका नाम पैगमोलियन था। जब हमारी तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1980s में उन्होंने इस जगह का सफर किया। जब वहां पे गई, उन्होंने विजिट करा ये जगह। तो जब ये जगह विजिट करा तो उसके बाद से ही इसको क्या बोला जाने लगा था? इंदिरा पॉइंट बोला जाने लगा था। आशा करता हूं ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी और जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। कॉन्टिनेंट द लिथोस्फीयर द लार्जर बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड द लैंडमास। जब हम कुछ लार्जर बॉडीज होती है ना ऐसे लैंड की, तो उसे क्या बोलते हैं? लैंडमास। जब यही लैंडमास लार्ज एक्सपेंशन हो जाते हैं ना, बहुत दूर तक फैलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। द सॉलिड द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ द रॉक एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ही वो जगह है जहां पे सॉलिड अर्थ का पोर्शन मिलता है, जहां पे रॉक मिलती है, थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलती है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट मिलते हैं। ये 29% जो है अर्थ को कवर करता है। लिथोस्फीयर कितना कवर करता है? 29%। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास इज प्रेजेंट इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसका जो सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो कहां पे लाई करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला जाता है? लैंड हेमिस्फीयर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड का जो मास है नदर्न हेमिस्फीयर में वो ज्यादा है। जैसे एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद एशिया तो काफी बड़ा ही है, यूरोप हो गया, ये सारा का सारा जो है लार्ज कॉन्टिनेंट नदर्न हेमिस्फीयर में लाया करते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लैंड हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। अभी के वर्तमान में 7 क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं। अब उसे जान लेते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। ये देखिएगा 7 कॉन्टिनेंट, सबसे बड़े से छोटे तक चलते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम देखिएगा सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? एशिया। उसके बाद जो उसके उससे उससे बड़ा, एशिया से बड़ा, एशिया से छोटा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक के बाद आता है यूरोप, यूरोप के बाद है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आशा करता हूं ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़े से सबसे छोटा। अब उसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी टू कंटिनेंट बट इफ सीन एज अ सिंगल लैंडमास दे कुड बी कंसिडर्ड एज वन। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो अलग तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में दर्शाते हैं, पर अगर हम उसे देखेंगे तो वो सिंगल लैंड मास में ही आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा जैसे ये, अगर हम इसको यहां से देखें, देखिएगा तो ये एक सिंगल लैंड मास के तरीके से दिखेगा। अगर इसे हम ऊपर ऐसे कर दें, इस जगह से मिला दें, तो ये यहीं कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा इसमें। तो ये इसीलिए इसे 2 लैंड मास देखे, और ये कहीं ना कहीं आपस में ज्वाइंट भी है इसी तरीके से। तो याद रखिएगा अगर हम इसे देखें तो एक ही तरीके से ये देखा जाएगा। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन, ठीक है, किसके? फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन Europe evolution has been very different from Asia, which they can be seen as two continents, but geologists often regarded them as a single continent called Eurasia। अब याद रखिएगा जब भी कभी यूरेशिया की बात आएगी तो यानी उसमें यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट होंगे, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा? यूरेशिया बोला जाएगा। अफ्रीकन एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट बट समटाइम एज वन। यूरेशिया और अफ्रीका हम 2 कॉन्टिनेंट
मानते हैं, पर कभी देखा जाए तो एक में भी मान सकते हैं, समटाइम एक में भी गिनते हैं। द 5 ओलंपिक रिंग व्हाट दे सिंबलाइज, आपने देखा होगा ओलंपिक में 5 रिंग है, जैसे ये देखिएगा, मैं ये गोला बना रहा हूँ, सर्कल ये रहा, ठीक है, 5 ओलंपिक के रिंग है। अब इसके बारे में जानिए, दे सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ द स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है पूरे वर्ल्ड से जितने भी स्पोर्ट्स के पर्सन है उन्हें एक जगह इकट्ठा करना और फिर गेम्स करना। द रिंग वाज चोजन टू रिप्रेजेंट 5 इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट, और जो ये रिंग है ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। पहला अफ्रीका, अमेरिका यानी दोनों अमेरिका को ले लिया है, नॉर्थ और साउथ को, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लोरिंग एंटार्क्टिका इंडिया मिशन। एंटार्क्टिका इज अ कॉन्टिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड हार्श एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा एंटार्क्टिका बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, उसका कारण क्या है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, बिल्कुल पोल्स के नजदीक है इसीलिए। तो वहां पे 1981 में इंडिया एंटार्क्टिक प्रोग्राम हैज बीन एक्सप्लोर्ड एंटार्क्टिका। 1981 में इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम, जो कि एंटार्क्टिका में जाकर के रिसर्च करे। 1983 में इंडिया ने सबसे पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन यहाँ पे खोला जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा 1983 में इंडिया ने यहाँ पे अपना पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन खोला जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद इंडिया ने 2 और खोले हैं, मैत्री 1988 में और भारती 2012 में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो ये मैत्री है, मैत्री जो है वहां पे शिमाकर ओसेस पड़ता है एंटार्क्टिका में, वहां पे लोकेटेड है। और जो भारती है ये लार्समन हिल है एंटार्क्टिका में, वहां पे सिचुएटेड है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, मैत्री जो है वो शिमाकर ओसिस है एंटार्क्टिका में, वहां पे सिचुएटेड है। और भारती जो 2012 में इंडिया ने बेस स्टेशन बनाया वो कहां पे है, लार्समैन हिल, वो भी एंटार्क्टिका में ही है। यहाँ पे 40 इंडियन टीम जो है वो हमेशा रिसर्च करती रहती है, वो ये पता लगाती है कि हमारा एनवायरमेंट कैसे इवॉल्व हुआ था और उसके अलावा क्लाइमेट कैसे इवॉल्व हुआ था, इन सब के बारे में लगाते हैं। यहाँ पे अपनी खुद की लाइब्रेरी भी है, पोस्ट ऑफिस भी है इनका। अब हम आ जाते हैं आखिरी साइड है, द आइलैंड, लैंड मास सराउंडेड ऑल अराउंड बाय द वाटर। स्मॉलर लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड द आइलैंड। छोटा लैंड मास जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है उसे क्या बोला जाता है, आइलैंड बोला जाता है। कॉन्टिनेंट आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसीडर्ड एन आइलैंड। तो अब क्या क्वेश्चन आता है कि ऐसे तो कॉन्टिनेंट भी चारों तरफ से घिरे रहते हैं आइलैंड से, सॉरी पानी से, तो क्या उसे आइलैंड नहीं बोलते? नहीं, उसे क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े लैंड मासेस में है, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलेंगे। अब याद रखिएगा ग्रीनलैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, इंडिया के 10 लार्जेस्ट स्टेट मिलाओ और उसके बराबर इतना बड़ा ग्रीनलैंड है। इंडिया के अपने खुद 1300 से ज्यादा स्मॉल आइलैंड है, जो सबसे 2 मेजर आइलैंड है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिएगा ग्रीनलैंड जो है ये जो रेड से मार्क कर रहा हूं मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, ग्रीनलैंड है ये। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिएगा ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट हैं जो मेन है, अरेबियन सी में के पास, अरेबियन सी में एक लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जान सके इन सब के बारे में। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।